हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने बॉन्ड पैरामीटर का नेक्स्ट जो पार्ट है, जिसका नाम है बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स। इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली ये जो टॉपिक्स है डाइपोल मोमेंट्स, दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में सिग्निफिकेंट है, लेकिन अलग अलग कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के कारण दोनों का कॉन्सेप्ट में कुछ न कुछ अंतर है। लेकिन वही अंतर को हम लोग डिस्कस करते हुए जो केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग पॉइंट वाइज करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर प्रत्येक पॉइंट वाइज करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो इसका आंसर हम लोग के लिए बहुत आसान होगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या अगर हमको 5 स्टेटमेंट लिखना पड़े डाइपोल मोमेंट्स के बारे में, तो उस 5 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स कंसेप्चुअली तरीक़ा से कॉन्सेप्ट लगा के पूरे बारीकी से अगर देख लेता है तो डाइपोल मोमेंट से जो आने वाला क्वेश्चंस है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें नहीं छूटेगा। तो हम लोग स्टार्ट करें, है ना। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, सिंपली इसका डाइपोल मोमेंट भी नाम है। तो यहाँ पर बॉन्ड डाइपोल मोमेंट सिंबल होता है म्यू, या सिंपल हम इसका नाम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक दिमाग में चला गया होगा, इसके बारे में पढ़ने वाला जो हम पॉइंट आउट करके पढ़ते हैं क्या होता है। देखो नाम से क्लियर है, डाई मीन्स क्या होता है 2, और पोल मीन्स क्या होता है ध्रुव, बने 2 ध्रुव बने। बॉन्ड में केमिस्ट्री में क्या 2 ध्रुव, जैसे ये कोई बॉन्ड है, इसमें 2 एंड है, यही 2 एंड है, फर्स्ट एंड एंड सेकेंड एंड। अगर सपोज करें कि ए और बी के बीच में ये बॉन्डिंग है और तुमको स्टेटमेंट दे दिया जाए कि इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू जो है ऑफ किसका, बी का, वो ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ किससे, ए से। तब उस केस में क्या होगा कि ये जो बी जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो इस पर डेल्टा क्या होगा, माइनस, ये डेल्टा क्या होगा, प्लस। तो ये चार्ज डेवलप हुआ। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ या इधर पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज निगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को अगर हम लोग क्या कर देते हैं आर, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बॉन्ड पैरामीटर हम लोग के सामने आता है उसी का तो नाम है क्या, डाइपोल मोमेंट्स। जैसे अगर हम लोग इसको म्यू इक्वल टू डाइपोल मोमेंट म्यू हुआ इक्वल टू देखा गया क्यू इंटू क्या हो गया आर, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ कौन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव या नहीं तो क्या निगेटिव, कोई चार्ज, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। आर जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्यू इक्वल टू हुआ आर इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है। ये यहाँ पर क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम, डिस्टेंस बिटवीन 2 कौन एटम, कंबाइनिंग एटम। इस वैल्यू से हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट कॉमनली क्या कर सकते हैं बता दो, निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालने के इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग को इसको डिफाइन करना चाहें, पहले बताए थे पॉइंट वाइज बना के पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहें तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो लिखोगे इट इज दोज बॉन्ड पैरामीटर expressed the polarity of covalent bond, polarity of कौन bond, covalent bond with the help of magnitude of आइदर चार्ज समझ गए,
आइदर या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो क्या होगा, निगेटिव। आइदर चार्ज एंड its interparticle distance, particle distance, that is known as what? Known as bond dipole moment, bond dipole। इसके बारे में ये ऐसे लेट समझे क्वेश्चन करके, ये हम बोर्ड हिसाब से बता दिए, लेकिन कंपटीशन में जो लिखना थोड़े है, इसमें तो क्वेश्चन निकाल लेना, लेकिन बोर्ड में डाइपोल मोमेंट लिखना है, इसको बताना है तो ऐसे बता दो। ठीक है, उम्मीद करते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसमें एक चीज़ नया देखने में आया कि ये क्या करता, पोलैरिटी ऑफ कोर्स का कोवलेंट बॉन्ड, मैंने इस पैरामीटर से कोवलेंट बॉन्ड में जो पोलैरिटी प्रेजेंट है, यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है कितना परसेंटेज पोलैरिटी है, उसको हम लोग डिस्कस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में दो चीज़ आ गया, दो चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारा हो गया, अगर इस पर न्यूमेरिकल्स पूछ दिया, तो न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट तो आना चाहिए। तो यूनिट क्या आ सकता है, तो इसका दो यूनिट हो गया, मैंने इट्स या इट इज अच्छा लिखेंगे, एक्सप्रेस्ड एज में क्या करना है कि Q इंटू आर है, तो यहाँ पर क्या, ये चार्ज है, ये रेडियस है। जनरल अगर म्यू का वैल्यू देखा गया है कि इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक साइंटिस्ट थे हेनरी डिवाई, उन्होंने इसके बारे में बताए थे, तो इसका इट इज एक्सप्रेस्ड एज बता दो डिवाई। अब डिवाई के फॉर्म में, डिवाई का कैपिटल डी इसका सिंबल है, स्मॉल डी तो डायोप्टर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा डिवाई। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 डिवाई इक्वल टू क्या, व्हाट, 1 डिवाई इक्वल टू 1 पॉइंट, सिंपल दो तरीका से निकाल सकते हैं। सिंपली अगर हम लोग देखा जाए तो इसको हम ESU सेंटीमीटर में यानी CGS सिस्टम में भी कर सकते हैं, और किस में, SI सिस्टम में भी कर सकते हैं। दोनों के वैल्यू को हम लोग इसमें काउंट आउट कर सकते हैं, तो जिस सिस्टम में आएगा वैसे पूछ सकते हैं। दोनों वैल्यू हम लिख देते हैं, उससे दोनों क्वेश्चन के हिसाब से उसको डिस्कस किया जा सकता है। क्या होगा इसका वैल्यू, तो देखना, तो वैल्यू इसका निकाल सकते हैं हम लोग, कोई चीज़ में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 डिवाई को एक्सप्रेस किया गया है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर डॉट देना नहीं अच्छा रहेगा, लेकिन दो क्वांटिटी है तो हम इसको बाइफरकेट करके लिख दें। और दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या क्या आ गया, अगर हमको कूलम्ब में पूछ दिया तो 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब। और कूलम्ब के साथ क्या आएगा, सेंटीमीटर के जगह पर क्या आएगा बताओ ना, सेंटीमीटर के जगह पर मीटर आएगा। ठीक है, तो कूलम्ब मीटर हो गया। अब इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है कि ESU सेंटीमीटर को कूलम्ब मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आगे फिर हम लोग को डिस्कस करना है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होगा। यार आराम से दोनों वैल्यू याद रखना, ESU सेंटीमीटर और क्या कूलम्ब मीटर में, दो चीज़ हुआ। इसका नेक्स्ट पॉइंट में अगर डिस्कस करते, पॉइंट वाइज बना रहे हैं, फिर दिमाग में रखना है कि हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट वाइज इसको हम बना रहे हैं। तो पॉइंट वाइज बनाने में हमको जो क्वेश्चंस मिलेगा उसके बारे में हम लोग देखो क्या डिस्कस करते हैं। इसमें डिस्कस जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट में, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तो देखो थर्ड पॉइंट में देखा गया है कि ये कम्प्लीटली वेक्टर क्वांटिटी है। और तुम लोग पढ़े हो कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी, माने दोनों चीज़ होता है, डायरेक्शन भी होता है और बता दो मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आप कैसे होगे इसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, तो इट इज़ टोटली वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स वाई, जिस कारण इसमें क्या होगा, दैट्स वाई इट पोजेज, व्हाट पोजेज, इट पोजेज, हाँ कौन चीज़ पोजेज कर सकता है, इट पोजेज मैग्नीट्यूड एंड बता दो
डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ किसका होगा, चार्ज का होगा, और इसका क्या डायरेक्शन होगा, दोनों चीज़ें। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, इसलिए कौन क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में तो एक्सप्रेशन होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी में किधर से किधर एक्सप्रेस करेंगे। तो कहता है वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पर कि सेंट्रल एटम से किधर, बताओ, पेरीफेरल एटम की तरफ, या ऐसे समझ जाओगे, जब समझना अच्छा रहेगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें अगर हमको डाइपोल मोमेंट शो करना है तो ये जानते हो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव, इधर टेल दे देंगे, इधर क्या करेंगे, हेड कर देंगे, ठीक है। या दूसरा चीज़, अगर मान लो कोई ऐसा एटम है, जैसे सपोज करो कि N पर H है, अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया में N तो सेंट्रल एटम हुआ, और इस पर क्या है, लॉन पेयर भी है, यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर। तो लॉन सेंट्रल एटम से किधर जा रहा है, लॉन पेयर की तरफ भी जाता है। और सेंट्रल एटम नहीं कह के इसमें कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से किधर जाता है, निगेटिव चार्ज की तरफ। तो दो तरह से है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या कि डायरेक्शन must be represented from किधर से किधर, from electropositive एटम टू किधर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से किधर, किस साइड में जाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। पॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। और नहीं तो दूसरा और कर देते हैं, और किधर जा सकते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव तो जा ही सकते हैं, और सिंपली जा सकते हैं हम किसके तरफ, बताओ, सेंट्रल एटम टू, ये N है, सेंट्रल एटम से किधर, एटम टू लॉन पेयर, इसके तरफ, लॉन पेयर की तरफ। दोनों एग्जाम्पल दिमाग में आ गया, सेंट्रल एटम टू लॉन पेयर देख रहे हो, और पॉजिटिव टू किधर देख रहे हो, मतलब निगेटिव। दोनों को हम लोग इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा बता दो पॉइंट आउट हो गया, इसको दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए ये भी एक तरीका होगा। सिमिलरली और सारे पॉइंट्स सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट जिसका 4 पॉइंट तक हो चुका है, तो 5th पॉइंट में अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो क्या चीज़ बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे कॉमन चीज़ इसमें डिस्कस करना है कि ये मॉलिक्यूल एक्चुअली, जैसे ये देखो, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये डाई एटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक है। तो डाई एटॉमिक में क्या होगा और पॉली एटॉमिक में क्या होगा। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू पर। जैसे अगर तुमको सिंपली पूछ दिया जाए HF है और बताओ HCl, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो रूल क्या होता है इसका, EN डिफरेंस, जैसे EN वैल्यू 2.1, इसका EN वैल्यू 4.0, 2.1 और 3 पॉइंट क्या हो गया 2, तो इसका डिफरेंस जो आया, डिफरेंस ऑफ EN वैल्यू 1.9 आया, डिफरेंस ऑफ EN वैल्यू 1.1 आया। तो जिसका डिफरेंस EN का ज़्यादा होगा उसका क्या चीज़ ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कम। तो क्या फैक्टर आ गया। इसी प्रकार अगर तुमको पूछ दिया जाए HBr है, इसी प्रकार क्या पूछ दिया जाए HI है, यही ऑर्डर आ गया। तो ये जो डिपेंड करेगा, तो इसे लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, डिफरेंस, डिफरेंस में डेल्टा, डिफरेंस ऑफ कौन वैल्यू, EN वैल्यू, फॉर कौन एटम के लिए, फॉर डाई एटॉमिक। पॉली एटॉमिक के लिए फिर नहीं लेकर लगाओगे, किसके लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये केस होगा। अब बात आया हम लोग के सामने में किसके लिए, किसका बात आया, पॉली एटॉमिक के लिए बात आया। तो फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, इसमें देखना है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमको क्या देखना है कि ये जो वैल्यू आ गया किसका, डाइपोल मोमेंट का, वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, तो वेक्टर सम, वेक्टर जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं वेक्टर उसका सम करो,
और जो उसका सम ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, डाइपोल मोमेंट यानी म्यू, म्यू लिखते डाइपोल मोमेंट समझना, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे बताओ ना, वेक्टर सम ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्ड, ऑल कौन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वेक्टर है ऑल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना शुरू करें, कोई एग्जाम्पल लेके देखें तो किसका, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वेक्टर सम अगर करते हैं तो उसके वैल्यू से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मान लो अमोनिया का बहुत ज़्यादातर पूछता रहता है, अमोनिया का क्या होगा, तो अमोनिया में क्या स्ट्रक्चर है, एन है, एन के साथ क्या है, लॉन पेयर है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर एच है, इसका पिरामिडल शेप हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिडल। अब तुम अभी पढ़ चुके हो एन का ई एन वैल्यू एस से ज़्यादा, ये खींचेगा, ये भी अपर पार्ट में खींच रहा है, ये भी अपर पार्ट, और सेंट्रल एटम से ही लॉन पेयर है, लॉन पेयर भी अपने पार्ट में खींच रहा है। तो अगर हम इसका वैल्यू को मान ले म्यू 1, इसके वैल्यू को मान ले क्या बता दो, म्यू 2, ये क्या हो गया म्यू 2, इसके वैल्यू को माने म्यू 3, इसके वैल्यू को मानो म्यू 4, तो देयरफॉर जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू 4, ये चारों का सम वेक्टर सम यही हुआ, ये वेक्टर सम के बता दो बराबर हो गया। ये चारों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर ये अपोजिट में करेगा तो वहाँ जहाँ पर प्लस दिए हैं वहाँ पर क्या, जहाँ जहाँ अपोजिट होगा वहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। दिमाग में गया, तो ये भी क्वेश्चन चला गया। जैसे तो बोलोगे सर कैसे माइनस करना पड़ेगा, ये तो वेक्टर सम है। एक एग्जाम्पल और देखो जो माइनस कहाँ करना पड़ रहा है। जैसे NF3 है, लॉन पेयर है, फ्लोरीन है और क्या बताओ फ्लोरीन। गौर करना, जब सभी फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का EN वैल्यू नाइट्रोजन से ज़्यादा, तो ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, वेक्टर सम हो गया। इसका फिर म्यू 1, इसका वैल्यू को क्या माने म्यू 2, इसके वैल्यू को म्यू 3, और ये भी ये लॉन पेयर तो अपर खींच रहा है, इसके वैल्यू को म्यू 4। अब गौर कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, देयरफॉर म्यू इक्वल टू क्या हुआ, म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3, ये तीनों तो एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन लॉन पेयर अपोजिट में कर रहा है, तो माइनस म्यू 4। अब ये वैल्यू को पुट करोगे, जो भी वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा बताओ, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यों करना पड़ा, कि डायरेक्शन कैसा ले गया अपोजिट। लेकिन अगर लॉन पेयर नहीं रहता, कोई एटम रहता, अगर वो अपोजिट में लगा दिया तो पूरा का पूरा डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। फिर दिमाग में सेट कर लो, अगर लॉन पेयर के जगह पर कोई एटम रहता, अगर वो अपोजिट में लगा दिया तो पूरा का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू आता है, यहाँ म्यू का वैल्यू निकालोगे 0.58 आएगा। 0. क्या हो गया 58 आया। और यहाँ पर अमोनिया केस में अगर निकालोगे तो 1. क्या बता दो 48 डिवाई, इसमें भी यूनिट क्या हो गया डिवाई हो। तो दिमाग में सेट करना, ये दो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ सम करेंगे और कहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसके बारे में वैल्यू में ये 6 पॉइंट में लोग डिस्कस कर लिए। तो नोट दिमाग में सेट कर लिए होगे, दोनों पॉइंट्स नोट कर लिए होगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, अब हम लोग 6 पॉइंट तो हो गया, यहाँ 7th पॉइंट में डिस्कस करते हैं। 7th पॉइंट क्या हो गया, गौर करना। सबसे इम्पॉर्टेंट 7th पॉइंट में हुआ कि डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा, जैसे हम लोग कोई चीज़ का डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, पॉली एटॉमिक केस में भी समझाए हैं। तो पॉली एटॉमिक केस में जैसे मान लो BCl3 का डाइपोल मोमेंट निकालें, जैसे CO2 का डाइपोल मोमेंट निकालें, तो BCl3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्रायंगुलर हो गया। तो ट्रायंगुलर होने के कारण इसका अभी समझाए थे कि अगर ये Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बोरोन से, तो ये इस साइड में आएगा, ये इस साइड में आएगा, तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों, कि अपोजिट में जब आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो पूरा का पूरा क्या करेगा कैंसिल कर देगा। CO2 का आया, C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, इधर ऑक्सीजन जाएगा, इधर ऑक्सीजन जाएगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट इक्वल टू कितना हो गया
इसका भी क्या हो गया बताओ 0। लेकिन बट याद रखना है, बट क्या, अगर BCl बॉन्ड डाइपोल मोमेंट 0 तो पोलर की नॉन पोलर, मॉलिक्यूल तो हो गया नॉन पोलर, लेकिन B और Cl का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर। याद रखना बॉन्ड कैसा होगा, पोलर, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो देखा गया है कि अगर कोई भी डाइपोल मोमेंट अगर 0 हो जाता है तो, लेकिन 0 होने से क्या होगा, अगर एक कोवलेंट बॉन्ड पर विचार किया जाए तो वो तो ऑलरेडी क्या होता है पता, पोलर। तो इफ ओवरऑल म्यू, ओवरऑल क्या हो गया म्यू इक्वल टू क्या 0, देन मॉलिक्यूल इज कैसा, देन मॉलिक्यूल इज बोल दो, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर या नॉन पोलर को बहुत जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिमेट्रिकल। क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिमेट्रिकल, बट इट्स एनी वन, कोई भी एनी वन बॉन्ड मस्ट बी क्या बताओ, पोलर, मस्ट बी बता दो पोलर। क्यों पोलर हुआ, अब मान लो B और Cl है, जैसे BCl का भी दिखा रहे हैं, तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये तो पोलर है ही, लेकिन पूरा BCl3 जो हो गया है ना, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन क्या हो गया बताओ 0, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूल का इक्वल टू क्या हो गया बताओ 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है। 8th पॉइंट में ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसको डाइपोल मोमेंट लगना नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 होता है। जैसे है ना कि PCl5, जैसे SF6, इसमें क्या होता है, जो चार्ज जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और चार्ज सिमेट्रिकल हो जाएगा तो फिर डाइपोल मोमेंट ओवरऑल इक्वल टू 0। तो इफ चार्ज, ध्यान रखना, चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल इज क्या बताओ सिमेट्रिकल, ये अगर सिमेट्रिकल है देन ऑल्सो डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो जाएगा, बोल दो इक्वल टू 0, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा 0। नेक्स्ट है जो sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल हो जाए, जिसको हम लोग प्लेनर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनर। जैसे बेंजीन हुआ प्लेनर है, जैसे बेंजीन है, जैसे कोई नेफ्थलीन, 2 बेंजीन रिंग को मिला दिए तो क्या नाम हो गया, नेफ्थलीन। जैसे मान लो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, ये सारे का डाइपोल मोमेंट इक्वल टू ऑल्सो क्या हो गया बता दो 0 होगा। क्यों कि सारे मॉलिक्यूल क्या है बता दो, है ना, एंथ्रासीन, इसमें एंथ्रासीन भी आता है, सबका मॉलिक्यूल का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो ग्रुप के हिसाब से तो क्या करेंगे कि प्लेनर क्या होगा, प्लेनर जो मॉलिक्यूल होंगे हैविंग कौन चीज, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0। प्लेनर का भी क्या हो गया बता दो 0 होगा, 7, 8 और ये क्या हो गया 9। ठीक है, इसी प्रकार किसी पॉइंट का अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तब भी डाइपोल मोमेंट इक्वल ग्रेटर होगा। जैसे तुम लोग पढ़े होंगे कि H2O है, जानते हो, और पढ़े होंगे H2S है, दोनों में O और H का EN डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, और इसका EN डिफरेंस क्या है, कम है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसके म्यू का वैल्यू 1.85 डिवाई आता है, ठीक है, 85 के आसपास, और जबकि इसका म्यू का वैल्यू 1.16 डिवाई आता है। अब देखो वैल्यू कभी कभी वेरीज करता रहता, ध्यान रखना वैल्यूज़ में। जैसे अभी भी क्वेश्चन बताए थे NF3 का बहुत जगह डाइपोल मोमेंट 0.24 ये डिवाइड करके दिया हुआ है। कब होगा, जब ये किस फॉर्म में है, प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा तब।
वैसे ये वैरीज, ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0.58 तक वैरीज कर जाता है, इसीलिए बहुत जगह इतना ये लिखा। लेकिन इससे वैल्यू ये तुमको हमेशा क्वेश्चन कंपेयर करके ले पूछेगा किसका ज़्यादा किसका कम होगा। इसीलिए एक वैल्यू निकालें क्या कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगा तो उसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस ऑफ EN इफ मोर, जो पहले भी डिस्कस किए हैं, इफ मोर देन इट्स डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो लार्ज, ऑल्सो क्या हो गया, लार्ज, ये आ गया। और लास्टली हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट ऐसा चीज़ होता है जिससे हम, जब ये घिंचा तानी हुआ तो चार्ज डेवलप हुआ, तो चार्ज वाले बॉन्ड को कौन बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक, इसमें डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या है, आयनिक कैरेक्टर, किस में, कोवलेंट बॉन्ड में। कौन निकाले थे, साइंटिस्ट का नाम था पॉलिंग, क्या नाम थे, पॉलिंग। तो इसमें निकालने के लिए एक पॉइंट निकालेंगे कि एक्चुअली डाइपोल मोमेंट, हाँ, कैलकुलेट आयनिक कैरेक्टर इन किस में, इन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड किसके द्वारा, बाय पॉलिंग। साइंटिस्ट का क्या नाम था, पॉलिंग के द्वारा, है ना। ये दिमाग रखना। और एक पॉइंट और डिस्कस कर लोगे 12 पॉइंट, तो एंगुलर मॉलिक्यूल जो भी होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किससे, नॉन एंगुलर से। तो एंगुलर याद रखोगे, एंगुलर मॉलिक्यूल always possess high dipole moment with respect to non-angular, इसका हम लोग बात अभी एप्लीकेशन में देख लेंगे क्या क्या इसका फैक्ट्स हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स बना दिए हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएगा इनकमिंग एग्जामिनेशन में। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लें। अब हम लोग डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन देख लेते हैं 2 मिनट में, जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसका विचार करते हुए। एप्लीकेशन ऑफ इसका डाइपोल मोमेंट, क्या डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन होगा। तो सबसे कॉमन चीज़ पहला एप्लीकेशन है, इससे हम लोग क्या क्या पता लगा, ट्रेस क्या लगा सकते हैं। तो सबसे पहला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर किस में, आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, इन कोवलेंट बॉन्ड में कैसे लगा सकते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू बाय क्या, थ्योरेटिकल वैल्यू, बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ म्यू, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, है ना। अगर ये मल्टीप्लाई कर दी 100% निकल गया। जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना कम उसमें क्या होगा, कोवलेंट। आयनिक ज़्यादा तो कोवलेंट क्या होगा, कम। सेकेंड जो हो जाएगा, जो निकालोगे कोई भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो, जैसे HCl का निकालोगे तो या HF का और HCl का, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर इसमें क्या है, ये लेस कोवलेंट है, ये लेस कोवलेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये और मोर क्या हो जाएगा, बताओ ना, मोर आयनिक। लेस कोवलेंट तो क्या हो गया, मोर आयनिक हो गया। ज़्यादा पोलरिटी है, EN वैल्यू का डिफरेंस ज़्यादा है, अभी हम लोग डिस्कस हम लोग कर चुके हैं इसमें, ठीक है। 2.1 3.2। दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एंगल, माने कोई बेंजीन रिंग पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच कहाँ लोकेटेड है। तो टू लोकेट, क्या करने के, टू लोकेट द ब्रांच ऑन किस पे, ऑन बेंजीन रिंग, ऑन किस रिंग पर, ऑन बेंजीन रिंग पर। कैसे, जैसे तुम लोग जानते हो कि ये एक कंसेप्ट आया कि डाइपोल मोमेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसका, लोकेंट का, जो ब्रांच आएगा ना उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो अगर बेंजीन मेरे पास है और बेंजीन पर 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना,
तो क्या हो गया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर 1,3 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और 1,2 पर जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। गौर कर रहे हो ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो अगर हम गौर करेंगे इस पर, एंगल का विचार करेंगे, तो इसका एंगल सबसे ज़्यादा, देखो लोकेंट का एंगल सबसे ज़्यादा, इसका उससे क्या हो गया बता दो, कम। ये इसका एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, और इसका एंगल क्या हो गया, सबसे क्या हो गया बताओ, कम। ये सबसे कम, उससे ज़्यादा, और ये क्या हो गया, ये एंगल, और ये एंगल सबसे ज़्यादा। इसका मतलब क्या, एंगल सबसे ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम, तो उल्टा है, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम। ये लिस्ट डाइपोल मोमेंट, इसका क्या हो गया बताओ ना, मॉडरेट डाइपोल मोमेंट, और इसका क्या हो गया, मोर डाइपोल मोमेंट। बहुत अच्छा एक टेक्निक हम निकालिए कि जिससे हम एंगल से हम निकाल सकते हैं कि ऑर्थो वाला का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बताओ, ज़्यादा होगा। दिमाग में चला गया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था इस एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा, थर्ड पॉइंट पे चले हम लोग। थर्ड में क्या हो गया, टू डिस्टिंग्विश कर देना, है ना। हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किस में, बिटवीन किसके बीच में, सिस एंड ट्रांस, सिसवाइड एंड ट्रांसवाइड। कौन सिस फॉर्म है और कौन ट्रांस फॉर्म है। इसके लिए नॉर्मल रूल है कि नॉर्मली जो होगा, नॉर्मली सिस जो होगा फॉर्म पोजेज मोर डाइपोल मोमेंट, मोर म्यू विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्म। अब क्यों होगा, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन गया होगा, बहुत सारा कॉमन सा क्वेश्चन है, गया होगा। तो क्या सा इसका क्वेश्चन है, देखो। अब यहाँ पर अगर कोई भी एटम लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो तुम्हारा लेना है, हाइड्रोजन दे दो, और यहाँ पर मान लो क्लोरीन ले लिए, तो कार्बन क्लोरीन का ही डाइपोल मोमेंट है, तो ये सिस हो गया, दोनों सेम साइड में है सिस। तो अगर हम ये डाइपोल मोमेंट कंसीडर करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में दोनों रिजल्टेंट काम कर रहा है, रिजल्टेंट दोनों का क्या नीचे वर्क करेगा। लेकिन अगर हम इसी मॉलिक्यूल में ट्रांस कर देंगे, H और Cl कर देंगे, फिर Cl और H कर देंगे, तो ये अपोजिट में खींचा, ये अपोजिट में खींचा, इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म में क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट में खींच रहा है, तो ट्रांसफॉर्म, और ये क्या होना है, सिस फॉर्म। इसका म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 0, और इसका म्यू का वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 0। तो जनरल एक रूल हो गया कि नॉर्मली जो सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में बताओ, ट्रांस के रिस्पेक्ट में। यही जनरल रूल तुम लोग दिमाग में रखो, इसको बेसिक रूल में यही रखना। और चौथा है तो हम लोग ज्योमेट्री डिटरमाइन कर लेंगे, किसका, ज्योमेट्री। तो डू डिटरमाइन, चौथा एप्लीकेशन में, टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके लिए एक फैक्टर्स आता है, क्या फैक्टर्स है, दिमाग में डालना। जैसे कोई ज्योमेट्री अगर लीनियर है और कौन नल लीनियर है, तो अगर लीनियर है इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है बताओ, 0। पॉलीएटॉमिक केस में जैसे अभी पढ़े थे कि CO2, तो CO2 में कैसा होगा, CO2 इस टाइप का है, ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, इसका म्यू का वैल्यू क्या हो गया बताओ, इसका म्यू का वैल्यू 0 हो गया, ये म्यू का वैल्यू इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो कौन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये लीनियर पैटर्न में है, और लीनियर पैटर्न में क्या है, सिमेट्रिकल है। तो कौन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल का जिसका म्यू 0 होगा तो उसका क्या होगा, वो कैसा, आइदर तो सिमेट्रिकल होगा, पॉलीएटॉमिक केस में सिमेट्रिकल होगा, असिमेट्रिकल होगा, या नहीं तो इसका क्या होगा, लीनियर होगा। तो इसीलिए देयरफॉर सिमेट्रिकल लीनियर शेप आ गया, ज्योमेट्री आ गया, कब, जब डाइपोल मोमेंट 0 हुआ। आज अगर हमारा, जैसे अभी हम लोग पता लगाए हैं किसी का अमोनिया के केस में, किसी के केस में, अमोनिया के NH3 के केस में, है ना, PH3 के केस में, NF3 के केस में, क्या देखें कि डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं होगा,
ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ये क्या हो गया बताओ ना, इसको हम लोग नॉन लीनियर कहें या एसिमेट्रिकल कहें, मोटा मोटी। एसिमेट्रिकल में आप बहुत सारा शेप आ सकता है, एसिमेट्रिकल, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन लीनियर कर सकते हैं। तो दिमाग में ये सेट कर लेना। ये इसका बेसिकली 4, बहुत इसे देखने के लिए तो कई एप्लीकेशंस है, लेकिन बेसिकली ये 4 एप्लीकेशन से ऑलमोस्ट क्वेश्चन दिमाग में सेट कर देना, बन जाएगा। ये आज हम लोग डाइपोल मोमेंट क्या है और उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या इसका यूजेज है, कहाँ कैसे क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कस तुम लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही तुमको काम देगा। तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड से फिर क्वेश्चन पूछे हुआ है कि CH3Cl इसका डाइपोल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद CH2Cl2 का होगा, उसके बाद किसका CH3Cl का होगा, और सबसे कम किसका होगा CCl4 का होगा। ये भी क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर क्या, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहता है उसका संख्या अगर कम रहता है तो उसमें पोलैरिटी ज़्यादा कर देता है। इसीलिए डाइक्लोरोमीथेन, इसमें क्या होगा मोनोक्लोरोमीथेन, इसका ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इस सीक्वेंस में मोनोक्लोरोमीथेन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमेशा म्यू का वैल्यू इसका क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो म्यू का ऑर्डर ये भी तुम लोग एकदम ध्यान रखना। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ये क्वेश्चन टॉपिक तुम लोग के दिमाग में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग।